जय हिंद दोस्तों, ये लाइव कोड इंडिया में आपका स्वागत है। पॉकेट जी के समान ज्ञान सीरीज का नेक्स्ट पार्ट लेके चल रहे हैं आपका खास के लिए साइंस पोर्शन के लिए, क्योंकि ग्रुप डी में 25 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है जीएस से, जो कि आपको इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एक पार्ट मैंने कंप्लीट करवाया है, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। मैंने अभी रिसेंटली आपको वीडियो डाला है और प्ले लिस्ट भी इसका बना दिया गया, उसको जाकर के आप देख सकते हैं। चलिए, स्पीड कम होने के कारण इसको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि इम्पोर्टेंट आपका रहेगा वही हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, माँ शारदे का नाम लेते हुए आप माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेकर के आगे इसको कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि जो भी हम लोग काम कर रहे हैं इनके ही आशीर्वाद से काम कर रहे हैं, और आप लोग भी जो भी सफलता प्राप्त कर चुके हैं या करने वाले हैं, ये सभी इन्हीं का आशीर्वाद रहेगा। चलिए, सीधे टाइम वेस्ट करते हुए टॉपिक पढ़ाते हैं। और वीडियो को फर्स्ट टाइम में लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिए, ताकि आपको बेहतर से बेहतर इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। देखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में ऑलरेडी मैंने चर्चा किया था लास्ट वीडियो में। उसके बारे में क्या था कि आपको फिजिक्स से 5 टॉपिक आपको उठाना है, केमिस्ट्री से 5 और आपका बायोलॉजी से 5। आने वाले 1 दिसंबर 2 दिसंबर या जितने भी आपको 16 जनवरी तक एग्जामिनेशन होने वाला है, इसको आप घोर के पी जाइए। 3 से 4-5 बार आप देखिए, खुद से पढ़ सकते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आप कहीं से भी हेल्प ले सकते हैं। मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूँगा, वहाँ से आप हेल्प कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने ये आपका यूनिट एंड डायमेंशन मैंने कंप्लीट करा दिया है। और फिजिक्स में आपका कार्य ऊर्जा शक्ति बारे में भी चर्चा करेंगे। प्रकाश और तरंग दैर्ध्य आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। और केमिस्ट्री की बात करेंगे तो परमाणु संरचना और तत्वों के आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल, या फिर रासायनिक हो गया, कार्बनिक रसायन हो गया, या फिर रासायनिक बंध संयोजकता हो गया, धातु मिश्र धातु हो गया, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, ये सारे हो गए। जीव विज्ञान आपका जो है जैव विकास के प्रमुख सिद्धांत आपका जीव धारियों के वर्गीकरण, कोशिका विज्ञान हो गया, पोषण हो गया, पोषण पदार्थ आपका मानव शरीर के तंत्र हो गया, मानव रक्त हो गया, मानव रोग हो गया, मानव मानसिकता हो गया, पादप जगत का वर्गीकरण हो गया। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आप देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं कंप्लीट करा रहा हूँ, उसको आप देखते चलिए जाइए। चलिए, फिजिक्स का आपका नेक्स्ट टॉपिक करवाएं। 2 टॉपिक आपका एक मैंने कंप्लीट करा दिया। नेक्स्ट टॉपिक हम आपको लेकर आ रहे हैं फिजिक्स का, फिर आपका केमिस्ट्री, और ये आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा बायोलॉजी का भी कंप्लीट करा देंगे। एक टॉपिक मैंने इसका पूरा विस्तार से मैंने बताया, उसको जाकर देख सकते हैं। चलिए, पदार्थ के आपको जो है समान गुण कौन कौन से है। जो पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, मैंने जनरली ये 5 प्रकार के होते हैं वर्गीकरण: ठोस, द्रव, गैस और आपका प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के रूप में जानते हैं। तो ठोस में आपको 2 तरह का होता है, एक तो विरूपण होता है, प्रत्यास्था के रूप में होता है, जिसको इलास्टिसिटी के रूप में जानते हैं। द्रव में आपको दे सकते हैं दाब हो गया, प्लवन हो गया, पृष्ठ तनाव हो गया, और केशिकत्व हो गया, श्यानता इसको कहते हैं, विस्कोसिटी इसको कहते हैं। गैस में ये बायोमोलिकुलर दाब के रूप में जानते हैं। विरूपण किसको कहते हैं? डिफॉर्मेशन जिसको कहते हैं किसी ठोस पिंड पर बाह्य आपको बल आरोपित करने पर उसकी संरचना आयतन में परिवर्तन हो, यानी कोई चीज डिफॉर्मेशन हो, विरूपण हो। परिवर्तन के इस गुण को आपको विरूपण कहते हैं। जो बल पिंड को विरूपित करता है विरूपीकारी बल कहलाता है, तथा विरूपीकारी बल को रोकने के लिए उत्पन्न प्रतिरोध बल प्रत्यानयन बल कहलाता है। जैसे धातुओं पर खिंचाव बल लगा करके तार का निर्माण करना। प्रत्यास्था इलास्टिसिटी, यदि किसी पिंड का वायु बल आपको लगाने पर उसकी प्रारंभिक आपके जो है स्थिति में परिवर्तन, यानी कि पूर्ण स्थिति में आ जाता है, बल हटाने पर पिंड पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। पिंड का यह गुण आपका प्रत्यास्था आपका कहलाता है। इसके विपरीत यदि वस्तुएं विरूपण बल के पश्चात अपने मूल स्वरूप को वापस प्राप्त नहीं करती है, तो उसे पुनः आपका सुगठित या फिर अप्रत्यास्थ वस्तु कहते हैं। उदाहरण में क्वार्ज फाइबर या फिर फाइबर ब्रॉन्ज सबसे अधिक प्रत्यास्थ पदार्थ, या गीली मिट्टी या मोम सबसे अधिक सुपर या प्रत्यास्थ पदार्थ है आपका होता है। प्रतिबल स्ट्रेस, किसी वस्तु पर विरूपक बल वायु बल लगाने पर समान अवस्था में वस्तु के अनुरूप अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला आंतरिक प्रत्यारोहण बल प्रतिबल कहलाता है। यदि किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काट के लंबवत दोनों सिराओं में बल अन्तर्निहित किया जाता है, तो उत्पन्न प्रत्यारोहण बल तनन प्रतिबल, तथा यदि संपीड़ित किया जाए तो उत्पन्न आपका प्रत्यारोहण बल आपका संपीड़ित प्रतिबल कहलाता है। इन्हें आपका दैर्ध्य प्रतिबल भी कहते हैं, जिसे सिग्मा से निरूपित करते हैं। सिग्मा बराबर F/A कहते हैं, यानी इसका जो होगा बलापूर्ण इसको कहते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के रूप में जानते हैं। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और डायमेंशन होगा इनवर्स T-2 के रूप में। विकृति इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, बट आप जान लीजिए परिभाषा तल लंबाई में परिवर्तन अपन प्रारंभिक स्थिति, बाकी सारी चीज़ों को पढ़ने की जरूरत नहीं। अनुदैर्ध्य तरंग किसको कहते हैं? किसी भी वस्तु में लंबाई में परिवर्तन है प्रारंभिक लंबाई का अनुपात होता है, यानी जो आपका
प्रारंभिक लंबाई एल, और जो भी वस्तु में परिवर्तन कुछ किया गया डेल एल जिसको कहते हैं। स्पर्शी यानी जिसको कहते हैं या अपरूप विकृति शियर स्ट्रेन, किसी वस्तु के अनुप्रस्थ या परिच्छेद फेरछेद के समांतर विरूपक बल के परिणाम स्वरूप इसके फलन के सापेक्ष विस्थापन डेल एक्स और प्रारंभिक लंबाई एल का अनुपातिक स्पर्शी अनुरूप अपरूप विकृति कहलाता है। इसे आपका टेन जाय से निरूपित करते हैं। अपरूप विकृति आपका डेल एक्स अपन भी एल के रूप में, टेन जाय और टेन जाय के रूप में जानते हैं। आयतन विकृति वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, आयतन में परिवर्तन प्रारंभिक आयतन का अनुपात आपका आयतन विकृति कहलाता है। आयतन विकृति बराबर डेल वी अपन भी के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है आपका हुक का लो, आपको पता है किसी पदार्थ की प्रत्यास्थ सीमा के अंदर यानी कि इलास्टिसिटी लिमिट के अंदर किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस आरोपित प्रतिबल आपको प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती यानी समानुपाती या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। विकृति प्रतिबल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विकृति होता है। प्रतिबल बराबर आपका ई इंटू विकृति होता है। ई आपका प्रत्यास्थ गुणांक होता है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसको कहते हैं। इसका मान जो होता है प्रतिबल या विकृति के प्रकार पर निर्भर करता है। प्रत्यास्थ सीमा इलास्टिसिटी लिमिट होता है। किसी पदार्थ पर लगाए गए विरूपक बल वह अधिकतम मान जिसके पश्चात उस पदार्थ का प्रत्यास्थता का गुण समाप्त हो जाता है, प्रत्यास्थ सीमा कहलाती है। जिसके पश्चात बल लगाने पर वस्तु भंगुर होकर टूट जाती है और इस सीमा पर पदार्थ में प्रतिबल उत्पन्न प्रतिबल आपका भंजक प्रतिबल कहलाता है। प्रकृति में कुछ पदार्थ जैसे महाधमनी, हृदय से रक्त ले जाने वाली बृहत नलिका जिनका प्रत्यास्थ क्षेत्र बहुत अधिक होता है, हुक के नियम का पालन नहीं करती है, प्रत्यास्थ पदार्थ कहलाते हैं। प्रत्यास्थ गुणांक के प्रकार आपको जो टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, आपका हिंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपको प्रत्यास्थ सीमा के अंदर अनुदैर्ध्य प्रतिबल या तनन संपीड़न के और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्थ गुणांक कहा जाता है। आपका इसको वाई से निरूपित किया जाता है। इसका मात्रा आपका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। वाई बराबर सिग्मा अपॉन जाय होता है, एफ एल इंटू ए इंटू डेल एल होता है। आपका सिग्मा जो होता है प्रतिबल यानी स्ट्रेस के रूप में जानते हैं। एल आपका विकृति होता है स्ट्रेन के रूप में। अप्रूप या विकृति गुणांक मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कैपिटल जी अपन मीटर से इसको निरूपित करते हैं। इसका मात्रा को न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल या बीमा होता है यूनिवर्सिटी में के रूप में रहता है। दृढ़ता गुणांक नीटा जिसको कहते हैं नीटा इजिकल टू हो जाएगा अपरूप या विरूप आपका विरूपक प्रतिबल यानी सिग्मा एस के रूप में डिवाइडेड बाय विरूपक आपका विकृति थीटा के रूप में। तो इसका कोई यूनिट नहीं होता है विकृति का, और थीटा सिग्मा एफ इसको नोट करेंगे। तो इस तरह से आपका अधिकतर जो है पदार्थों की दृढ़ता जो आपका जी और नीटा का वैल्यू होता है या फिर यंग गुणांक बटे 3 होता है। आयतन में इसमें वॉल्यूम हो जाता है, अपन आयतन विकृति के रूप में जानते हैं। बाकी सब डायमेंशन सेम रहेगा, यूनिट भी आपका सेम रहता है इसका। नेक्स्ट है संपीड़न। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, इसका उल्टा कर देंगे, उसका बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को उल्टा कर देंगे 1/v के रूप में माइनस v अपन p के रूप में रहता है। दाब क्या होता है, फोर्स अपन एरिया के रूप में जाते हैं। बाकी परिभाषा जाने की कोई जरूरत नहीं, ऑलरेडी मैंने विस्तार से बताया। तो आपको तेजी से हम कंप्लीट करा रहे हैं क्योंकि भली बात ही पता है आपका एग्जामिनेशन 2-4 दिन में होने वाली है। चलिए पारे का जो सेंटीमीटर में आपको जो है एक द्रव या गैसों का प्रतिशत वाले दाब जो किसी तल पर पारे के 1 सेंटीमीटर ऊंचे स्तंभ से आरोपित होता है। 1 सेंटीमीटर पारा बराबर होता है 1.33 इंटू 10⁻³ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और 76 सेंटीमीटर पारा आपका होता है 1.013 इंटू 10⁻5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। 1 वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 760 आपका मिलीमीटर आपको बार होता है। बार या मिली बार आपका जो होता है 1 बार बराबर 10⁻5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, 10⁻5 पास्कल होता है। 1 मिली बार होता है 10⁻2 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब के प्रकार है, देख सकते हैं वायुमंडलीय दाब हो सकता है। ये पृथ्वी के सतह पर से 500 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित वायुमंडल के किसी स्थान के एकांक क्षेत्रफल पर उस स्थान के वायुमंडलीय के शीर्ष पर तक स्तंभ का कुल भार उस स्थान का वायुमंडलीय दाब कहलाता है, जिसे पी एटमॉस्फेरिक के रूप में इसको निरूपित करता है। वायुमंडलीय दाब ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ कम होता है, यानी जब ऊपर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब आपका जो है कम होगा। जिसलिए देखते हैं आप लोग को एग्जाम्पल भी दिया जाता है, जब आप पहाड़ों पर जाते हैं तो आप नाकों से खून निकलना या फिर खाना जल्दी पक जाना, ये सारे एग्जाम्पल दिए जाते हैं।
जिसका माप जो है वायुमंडलीय दाब को मेजर किया जाता है आपको बैरोमीटर से। इसे आपको बैरोमेट्रिक दाब कहा जाता है। एटमॉस्फेरिक समुद्री तल पर जो है आपका वायुमंडलीय दाब होता है 1.013 × 10⁵ पास्कल। 1 एटमॉस्फेरिक बराबर होता है 760 mm के बराबर होता है। गेज प्रेशर किसी निकाय का वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष दाब होता है। गेज दाब कहलाता है जो निकाय या वायुमंडलीय दाब का अंतर होता है, पी गॉज से निरूपित करता है। पी गॉज इज इक्वल टू पी एटमॉस्फेरिक में माइनस पी एब्सोलूट माइनस पी एटमॉस्फेरिक होता है, यानी गेज प्रेशर परम दाब माइनस वायुमंडलीय दाब कहलाता है। उदाहरण में आपको वाहनों के टायरों का वायु दाब जो होता है गेज दाब संकल्पना के आधार पर ज्ञात किया जाता है। जनरली आप लोग देखते होंगे 35 पास्कल या फिर एटमॉस्फेरिक या 30 से 35 के बीच में स्कूटर या बाइक में या फिर दिया जाता है, और उसी तरह से उसी के अनुसार 40 के आसपास में 4 व्हीलर में प्रेशर डाला जाता है, हवा दिया जाता है। परम दाब किसको कहते हैं? एब्सोल्यूट प्रेशर। वायुमंडलीय दाब शून्य जिसे निर्बाध के सापेक्ष मापा गया दाब परम दाब कहलाता है। इसे पी एब्सोल्यूट से निर्भर करता है। पी एब्सोल्यूट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर पी कोश के रूप में रहता है। अवकलन दाब डिफरेंशियल प्रेशर किसी बिंदु के दो बिंदुओं के बीच में मध्य दबांतर का आकलन को अवकलन दाब कहते हैं, जिसका मुख्यतः प्रयोग मौसम संबंधी गणनाओं में किया जाता है। आपका डेल पी से निरूपित करता है। डेल पी इक्वल टू P1 - P2 के रूप में। तो द्रवों में दाब होता है प्रेशर इन लिक्विड। द्रव के अणुओं द्वारा द्रव की सीमा के अंदर रखी वस्तु को विभिन्न दिशाओं में आरोपित बल जो किसी प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत हो तो उस द्रव दाब को कहते हैं। किसी बिंदु पर द्रव का दाब सभी दिशाओं में समान रूप से लगता है, जो उस बिंदु की गहराई है। द्रव का घनत्व रो और गुरुत्वीय त्वरण जी के गुणनफल के बराबर होता है। पी फ्लूइड इज इक्वल टू रो जी एच होता है। यदि वायुमंडलीय दाब आपको पी एटमॉस्फेरिक भी शामिल हो तो पी फ्लूइड इज इक्वल टू पी एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच होता है। पास्कल के नियम आप लोग को पता है, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे पास्कल के अनुसार विरामावस्था में तरल का दाब उन सभी बिंदुओं पर समान आपको ऊंचाई पर स्थित हो समान होता है। किसी परिबद्ध अंध तरल पर आरोपित बल बिना घटे उस तल के सभी बिंदुओं या पात्र की दीवारों पर संचारित हो जाता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस इसी नियम पर आपका कार्य करते हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गया या ब्रेक हो गया या फिर जो भी हाइड्रोलिक आगे लगा हो तो आपको पास्कल के नियम को फॉलो करता है। दाब का गलनांक या क्वथनांक का प्रभाव पड़ता है। जिन पदार्थों को गर्म करने पर आयतन में वृद्धि होती है उनका गलनांक जो है दाब बढ़ाने पर बढ़ जाता है। जिससे आपको मोम हो गया, घी हो गया या फिर जिनका आयतन गर्म करने पर कम हो जाता है उनका जो है गलनांक दाब यानी कि बढ़ाने पर कम हो जाता है। जिससे आपका बर्फ हो गया, बिस्मत हो गया, ढलवा लोहा इत्यादि। दाब बढ़ाने पर सभी द्रवों का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्लवन फ्लोटेशन किसी वस्तु का द्रव में तैरने का गुण प्लवन कहलाता है। प्लवन के वस्तु के भार या उत्क्षेपण कोण पर निर्भर करता है। किसी वस्तु को द्रव में डुबाने पर उसके भार में कुछ कमी आती है तथा एक बल उसे पुनः ऊपर लाने का प्रयास करता है। वह बल उत्प्लावन बल आपका पॉइंट फोर्स या यह गुण अवक्षेपण कहलाता है। जिस बिंदु पर यह बल कार्यरत होता है उसे उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। इस उत्क्षेप यानी अपथ्रस्ट या गुण का सर्वप्रथम अध्ययन आपका आर्किमिडीज ने किया था। घनत्व आपका डेंसिटी जिसको कहते हैं। पदार्थ के प्रति एक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। इसका आपका मात्रा किलोग्राम पर मीटर की होता है। डी से निरूपण करते हैं, एम आप बी के रूप में जानते हैं। चलिए कुछ आपका जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर और उसकी डिग्री मान पर लेते हैं, जो कि क्वेश्चन जनरली नॉमिकल में या फिर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ भी सकते हैं। प्रमुख आपको पदार्थों के अपेक्षित घनत्व उसके घनत्व के बारे में जानते हैं। जैसे आपका ठोस में आपका सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, शीशा हो गया, बर्फ हो गया। तो सोना का होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपेक्षित जो है आपका सापेक्ष में अपेक्षित घनत्व होता है 19.3 होता है, सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद आपका आता है शीशा का आपका 13.3 होता है। इससे अगर घनत्व को किलोग्राम पर मीटर में करेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 × 10⁻³ यहाँ पर देख सकते हैं, मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। चांदी का 10.5 होता है, तांबा का 8.9 हो गया, बर्फ का 0.9 हो गया। शुद्ध जल अगर द्रव की बात करें तो 1 होता है। समुद्री जल थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 1.03 होता है। केरोसिन का 1 से कम होगा, 0.8 होगा। पारा का 13.6 इसका न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। 13.6 × 10⁻³ इसको करेंगे किलोमीटर पर मीटर के रूप में। ग्लिसरीन का आपको 1.2
6 होगा, 1 इसमें देख सकते हैं। गैस में हाइड्रोजन 1 होता है, वायु का वो 14.37 होता है, नाइट्रोजन का 13.9 होता है, ऑक्सीजन का 15.6688 के रूप में लगभग 16 होता है, और हीलियम का 1.98 होता है। चलिए, आर्किमिडीज का सिद्धांत किसको कहते हैं? आर्किमिडीज के अनुसार किसी ठोस वस्तु को पूर्णतः या आंशिक द्रव में डुबोने पर उसके भार में आई कमी ठोस द्वारा विस्थापित द्रव के बराबर होती है। अर्थात आपका उत्प्लावन बल आपका भार में कमी हटाए गए द्रव का भार होता है। किसी ठोस पर का भार W और या हटाए गए द्रव का भार या उत्प्लावन बल W1 हो तो निम्न 3 स्थितियाँ संभव है। परिणामी स्वरूप आपको परिणामी बल के स्वरूप होता है। यदि W इज ग्रेटर देन W1 होता है तो परिणामी बल तल नीचे होगा या वस्तु द्रव में डूब जाएगी। यह तभी संभव होगा जब वस्तु का ठोस का घनत्व द्रव से अधिक हो। यदि W बराबर W1 होगा, परिणामी बल ऊपर की ओर कार्य करेगा तथा वस्तु अंश तक पानी में डूबती हुई सतह पर तैरेगी। यदि W लेस देन आपका W1 होगा तो परिणामी बल ऊपर की ओर आपको कार्य करेगा, वस्तु पर आपको आसानी से तैर सकेगी। ये तीनों कंडीशन याद रखिएगा। आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित आपका विभिन्न उपकरणों में होता है, जैसे मैनोमीटर में होता है, सरल वायुदाब मापी में होता है, भंडूबी होता है, द्रव घनत्व मापी में होता है, दूध आपको घनत्व मापी आदि में कार्य करते हैं। पृष्ठ तनाव से संबंधित क्वेश्चन आता है, इसका डायमेंशन पूछ लिया जाता है या कई बार यूनिट पूछ लिया जाता है। तो पृष्ठ तनाव को किसको कहते हैं? सिंपल भाषा में कहते हैं बल अपूर्ण लंबाई को कहते हैं। किसी द्रव का पृष्ठ तनाव द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा के एकांक लंबाई यानी एकांक लंबाई में पृष्ठ के तल में रेखा के लंबवत कारकों का आपका जो है बल के बराबर होता है। तो आपका इसका मात्रक देख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर हो गया, इसमें देख सकते हैं डायमेंशन हो गया MT2 पावर -2 होता है, या न्यूटन जूल पर मीटर पर स्क्वायर के रूप में भी जानेंगे। और चलिए, बल का बल पता है, इसको कुछ देख सकते हैं। अर्थात द्रव के पृष्ठ क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि के लिए किया गया कार्य आपका जो है पृष्ठ आपका तनाव कहलाता है। किसी द्रव में अत्यंत घुलनशील अशुद्धि मिला दी जाए तो द्रव का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, और वो घुलनशील अशुद्धि मिला दी जाए तो द्रव का पृष्ठ तनाव आपका कम मिला जाए। मतलब कोई भी घुलनशील आपको अशुद्धि अगर मिला दिया जाए तो पृष्ठ तनाव कम हो जाती है। जल में अल्कोहल मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। अल्कोहल मिलाने पर जो है आपका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। जल में नमक मिलाने पर आपका जल का पृष्ठ तनाव कम बढ़ जाता है। ससंजक बल या असंजक बल किसको कहते हैं? कोहेसिव या फिर एडहेसिव फोर्स। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले अंतराणविक आकर्षण बल ससंजक बल कहलाता है, जिसे बल के अणुओं के मध्य आकर्षण बल। इसी बल के परिणाम स्वरूप जल में पृष्ठ तनाव का गुण पाया जाता है। भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल असंजक बल कहलाता है, जिसे कांच की गिलास में रखे अणु या गिलास की दीवार के अणुओं के मध्य आकर्षण बल होता है। किसी को तो जिसको कैपिलरी कहते हैं, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, मैं डिफिनेशन भी बता रहा हूँ। किसी द्रव द्वारा किसी नली यानी कैपिलरी ट्यूब में गुरुत्व के विपरीत उत्पन्न आपका ऊपर या नीचे ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की प्रवृत्ति को जो है, जिसे आप दिया बत्ती आपने देखा होगा पहले का टाइम में, लालटेन, अभी RJD का जो चुनाव चिन्ह है, तो दिया बत्ती जो लालटेन में जो आपका केरोसिन जो ऊपर चढ़ती थी या नीचे उतरती थी, उसी को कहते हैं। तो कैपिलरी ट्यूब इसको कहते हैं। तो ऊपर और नीचे उतरने की प्रवृत्ति या गुण की कैसे कहा जाता है। यह केस नली ये बहुत कम त्रिज्या की खोखली नली होती है, बहुत पतली होती है, जिसमें द्रव का चढ़ने या उतरने का गुण जो है उसके व्यास और त्रिज्या पर निर्भर करता है। इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, H यही हाइट पूछा जाता है कि कितना हाइट का, तो 2 थीटा कोस थीटा अपॉन RDG या रो जी कहीं भी लिखा जाता है, रो जी H के रूप में। तो जो आपका R हो गया केस नली की त्रिज्या के रूप में, ये जो आपका त्रिज्या है, और T आपका द्रव का पृष्ठ तनाव हो गया, द्रव का पृष्ठ तनाव यानी कि टेंशन, सरफेस टेंशन। D घनत्व हो गया आपको, D घनत्व हो गया, रो जिसको कहते हैं, या घनत्व। H आपको नली में द्रव की ऊंचाई या गहराई के रूप में भी जानेंगे। थीटा आपका द्रव आपको नली के दीवार के बीच में स्पर्श कोण कितना बनता है, क्योंकि जब भी हम नली में हम इस तरह से बनाएंगे तो एक इस तरह से कर्व की उत्तल दर्पण के बनता है, तो इसमें बीच में कितना एंगल बना है उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। किस नली में द्रव या के चढ़ने या उतरने के कारण जो है पृष्ठ तनाव ही होता है, पृष्ठ तनाव के सरफेस टेंशन के कारण होता है। किसी तत्व के उदाहरण दे सकते हैं, फाउंटेन पेन की नींव हो सकता है, लालटेन में धागे की बनी किस नलियाँ होती है,
स्याही सुखाने के लिए सोख्ता कागज या फिर ब्लोटिंग पेपर के बने होते हैं। नेक्स्ट है विस्कोसिटी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे संबंधित ग्रुप डी का आपको एग्जामिनेशन आया हुआ है, इसी बार आपको जो है 27-28 और नवंबर के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं क्वेश्चन कई बार, तो ये सारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेगा। विस्कोसिटी द्रवों का वो गुण जिसके कारण द्रव्य जो है अपनी भिन्न भिन्न परतों में होने वाली अपेक्षिक गति का विरोध करते हैं। श्यानता या फिर गाढ़ापन इसको कहते हैं, जिसको विस्कोसिटी कहते हैं इंग्लिश में। यह एक घर्षण बल के समान होता है जो द्रव्य के परतों के बीच कार्य करता है। आदर्श तरल या द्रव की श्यानता शून्य होते हैं। श्यानता का कारण द्रव के अणुओं के मध्य संसंजक बल का होना। द्रवों की अपेक्षा गैसों में जो है श्यानता बहुत कम होती है। द्रव में की अपेक्षा जो अगर बात करें तो गैस में श्यानता, क्योंकि उसमें गाढ़ापन होता नहीं, तो इसमें बहुत कम होता है। तापमान में वृद्धि करने पर जो है द्रवों की श्यानता जो है घटती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली जैसे घी को हम गर्म कर दिया तो गाढ़ापन खत्म हो जाएगा, ऑलमोस्ट वो लिक्विड आपका गाढ़ापन खत्म होने के बाद उसकी जो है विस्कोसिटी गाढ़ापन खत्म हो जाएगा। श्यानता मतलब विस्कोसिटी यानी गाढ़ापन, याद रखिएगा। जबकि गैसों की श्यानता जो है बढ़ती है, उल्टा होता है। गैस अगर वो गर्म करेंगे तो उसकी श्यानता बढ़ेगी, उल्टा होगा। श्यानता के उदाहरण जैसे देख सकते हैं, जल से भरी आपको बाल्टी को हिला करके छोड़ने पर थोड़ी देर से जल का अपने आप जो है स्थिर जो है हो जाना, क्योंकि वो श्यानता के कारण वापस अपनी स्थिति में। जल की श्यानता जो है वायु से अधिक होती है, बिल्कुल अधिक होगी वायु में से, इसलिए जल की अपेक्षा जो है वायु में गति करना सरल होता है। बादल के कण जो है वायु की श्यानता के कारण बहुत धीरे धीरे नीचे आ जाते हैं तथा वे आकाश में तैरते हुए प्रतीत होते हैं। किसी तरल यंत्र या द्रव के बीच में लगने वाले बल आपको जो होता है F - न्यू ए भी x/y के रूप में रहता है। इसी तरह से एक पॉइज बराबर 1/10 किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड के रूप में होता है, कई बार पूछा गया। नेक्स्ट है सीमांत टर्मिनल वेलोसिटी, इससे संबंधित आप पूछ लेंगे। देखिए एग्जाम्पल बता देता हूँ। सीमांत वेग के प्राप्त की त्रिज्या, जैसे वस्तु के मुक्त से गिरने वाले पूर्व स्थिति को होता है, तो आपका मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु आपको त्वरित होती है। इसमें सब भार अगर 0 हो गया, खिंचाव को 0 के रूप में त्वरण में खिंचाव के कारण। चलिए नेक्स्ट है स्टोक्स का नियम। स्टोक्स लॉ होता है किसी तरल माध्यम में स्वतंत्र रूप से गिरती हुई गोलाकार वस्तु पर माध्यम की सतहों पर द्वारा आरोपित श्यान बल का मान उस वस्तु की त्रिज्या तरल की श्यानता सीमांत वेग पर निर्भर करती है तथा लगने वाला श्यान बल ठोस गोलाकार वस्तु की गति के विपरीत लगता है। वस्तु पर आरोपित श्यान बल आपका होता है 6 पाई तरल की श्यानता, गोले की त्रिज्या और सीमांत वेग आपका होता है 6 पाई आपका 6 पाई न्यू और आर वी के रूप में होता है। F बराबर 6 पाई आपका ईटा और आर वी के रूप में इसको जानते हैं। धारा रेखीय प्रभाव, स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है। धारा द्रव का वो प्रवाह जिसमें एक ही बिंदु से गुजरने वाले द्रव के सभी कण एक ही पथ से गुजरते हैं, धारा रेखीय प्रभाव कहलाता है। वह मार्ग को धारा रेखा कहा जाता है। कोई संपीड़न या अश्वंत द्रव या आदर्श द्रव किसी असमान अनुप्रस्थ काट वाली नली में धारा रेखीय प्रवाह में बढ़ रही है तो नली के प्रत्येक स्थान पर अनुप्रस्थ काट या द्रव के वेग का गुणनफल समान रहता है, अर्थात किसी बिंदु पर द्रव प्रवाह की दर उस पर जो है आपका अनुप्रस्थ के व्युत्क्रमानुपाती काम करता है। तो ये आपका अवलोकन सिद्धांत होता है, क्रांतिक क्रिटिकल वेलोसिटी। अभी ये फॉर्मूला याद रखिए बर्नौली प्रमेय का। जब किसी असंपीड़ित या फिर जो कि संपीड़ित नहीं हो रहा या असमान द्रव या गैस से आपको आदर्श एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक धारा रेखीय प्रभाव में प्रभावित होती है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर प्रत्येक आयतन की कुल ऊर्जा या दाब ऊर्जा, प्रगति ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा का योग जो है एक नियतांक होता है। यह ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत पर आधारित है। बर्नौली के प्रमेय का समीकरण निम्नलिखित है। P प्लस हाफ mv का प्लस रो जी होता है, जिसको कांस्टेंट कहते हैं। P आपका द्रव का दाब होता है, रो आपका द्रव का घनत्व होता है, जी आपका गुरुत्वीय त्वरण होता है, h आपका द्रव की ऊंचाई होता है। यदि द्रव का दाब जो है तो बढ़ता है तो उसका वेग कम हो जाता है, वो आपका वेग बढ़ने से उसका दाब आपका कम हो जाता है। नेक्स्ट बर्नौली के प्रमेय का उदाहरण क्या है, तो वेंचुरी मीटर द्वारा जो है किसी नली में द्रव की प्रवाह को दर ज्ञात करना, यानी जो की प्रवाह की दर कितना है, स्पीड कितना है, उसका किस फ्लो कर रहा है उसको ज्ञात करने का काम करता है। कणिक आपका जो है कणित्र जिसको एटमाइजर कहते हैं, ध्वनाक कणित्र जिसको कहते हैं, द्वारा किसी द्रव की धार की छोटी छोटी बूंदों जो है आपको बूंदों में फुहारा स्प्रे किया जाना। क्रिकेट की गेंद का स्विंग होना है, इसी से आपका बर्नौली। तेज आंधी में टीन सेट का उड़ना,
तेज गति से गतिमान रेलगाड़ी के प्लेटफॉर्म के निकट खड़े होने पर गिरने का जोखिम। तीव्र गति से गतिमान होकर के वायुयान का रनवे से उठना, ऊपर उठना। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आपका है यांत्रिकी, मैकेनिकली। आपका इसका टॉपिक करेंगे। इससे सबसे पहले आपका कोई डाउट है तो क्वेश्चन बता सकते हैं। शॉर्ट में ओवरव्यू दे देते हैं आने वाले टॉपिक में। हम आने वाले लेक्चर में क्या करेंगे क्लासेज में देख सकते हैं। जो फॉर्मूला है, क्योंकि न्यूमेरिकल भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये त्वरण का मात्र हो गया इस तरह से, क्योंकि विस्तार समझाएंगे तो काफ़ी समय लगेगा, तो कुछ ना कुछ स्किप करना पड़ेगा। जो इम्पोर्टेंट है हम उसको पढ़ेंगे, समय कम है, जैसे समय मिलता है मेरे पास ज़्यादा तो फिर विस्तार से हम इसको ऑलरेडी एक बार हम कंप्लीट करा चुके हैं, तो आप लोग विस्तार से अगर देखना है तो इसको देख सकते हैं, और अगर आपको करंट में देखना है तो थोड़ा सा स्किप करके अभी आप इसको पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा 5 मिनट लास्ट में आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ आपको, और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताते हैं। न्यूटन्स लॉ इसको जरूर पढ़ के जाइएगा, इसको आप देख लीजिएगा। ये फॉर्मूला F बराबर जी में, जी का वैल्यू है आपका 1.66 और 6 डिवाइडेड होता है। जी का मान दे सकते हैं 19.8 होता है, इसमें 6.67 इंटू कैपिटल जी का, दोनों का डिफरेंस क्या है पूछा जाता है। तो जी जो है भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न होता है, लेकिन कैपिटल जी जो है आपका, जिसको गुरुत्वीय कहते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट जिसको कहते हैं, ये संपूर्ण ब्रह्मांड पर समान होता है। ये सदिश होता है, ये अदिश होता है, ये आपका मीटर प्रति सेकंड होता है, इसको मीटर प्रति किलोग्राम के रूप में जानते हैं हम, स्क्वायर के रूप में। चलिए बाकी इसको एक बार विस्तार से देख लीजिएगा। PDF अगर प्राप्त करना है टेलीग्राम ग्रुप में आप रिक्वेस्ट भेज दीजिए, वहाँ से आपको मिल जाएगा। लेकिन ऊर्जा ये ऑलरेडी मैंने बताया है। चलिए तेजी से मैं पूरा साइंस में अभी सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ, आपको विस्तार से बताने के लिए मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। एक टॉपिक मैंने अभी कंप्लीट कराया, पानी का जो है आपका विशिष्ट गुण होती है, याद रखिएगा। आइस का 0.5 होता है, अल्कोहल का। चलिए चलिए नेक्स्ट है ये ट्रिपल पॉइंट, ही जरूर देख के जाइएगा। इसमें क्वेश्चन आता है और तो कौन सा चक्र है, ठोस, द्रव, गैस और किस पर क्या होता है। ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ये एक बार देख लीजिएगा PT डायग्राम में। क्रांतिक क्रिटिकल टेम्परेचर किसको कहते हैं, 373 डिग्री सेंटीग्रेड हो, या फिर इसमें देख लीजिएगा। आदर्श गैस, लाइट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे संबंधित क्वेश्चन और न्यूमेरिकल भी आ रहा है, इसको आप देख लीजिएगा। निर्वात में आपका 3.3 इंटू 10⁸ होता है। जल में आपको इस तरह से सबसे ज़्यादा आपका निर्वात में ही होता है। वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये आपको क्वेश्चन इससे संबंधित आ रहा है। चलिए स्नेल का नियम याद रखिएगा, साइनाइड और प्रोसाइनाइड। आप जो है किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की त्रिज्या और आपका जो है अपवर्तन कोण की त्रिज्या का अनुपात होता है। तो याद रखिएगा, पहले आपतन कोण फिर अपवर्तन, याद रखिएगा। ये वैल्यू याद रखिएगा, अपवर्तनांक, ठोस, द्रव, गैस के लिए सारे याद रखिएगा। इसको देखते चले जाएगा। तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है, ये कारण याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जब कोई चीज़ घर के दिया गया है, जैसे तारों का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण प्रकाश अपवर्तन, हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के, इंद्र उसका देखना आपका परावर्तन अपवर्तन, आंतरिक परावर्तन, पानी में बुलबुले का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। आकाश या वो समुद्र का रंग नीलाई दिखाई देता है, प्रकीर्णन के कारण होता है। सूर्यास्त आपके दोनों प्रकीर्णन के कारण। साबुन के बुलबुले और जल में आपका केरोसिन के रंगीन आपका जो है दिखाई देना प्रकाश का व्यतिकरण होता है। मृग मरीचिका का निर्माण होना पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का दिखाई देना प्रकाश का अपवर्तन होता है। कांच में आई दरारें चमकती है आपका प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। जल में प्रखनली का चमकीला दिखाई देना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का है। जल में रखी हुई किसी पेंसिल या छड़ का मुड़ा हुआ प्रतीत होना प्रकाश का अपवर्तन होता है। अपवर्तन के दैनिक जीवन उदाहरण क्या है, दैनिक जीवन अपवर्तन के जल से बड़े हुए बर्तन का जो है पेंदा वास्तविक गहराई से जो है ऊपर दिखाई देता है। हाँ, ये अपवर्तन के कारण ही होता है। आग के उस पार जो वस्तु झिलमिलाती हुई नजर दिखाई देती है आग के कारण। चलिए ये देख सकते हैं पानी का जो है क्रांतिक कोण कितना है, तो 48.78 होता है। फ्लिंट कांच का 37.31, क्राउन कांच होता है 41.14 होता है। हीरा का 24.41 होता है। ये जरूर देख लीजिएगा। स्पेक्ट्रम, वर्ग विक्षेपण जिसको कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। आपका श्वेत रंग आपका जो है लाल, फिर आपका बीबगी और जिसको कहते हैं लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, आपका जामुनी, फिर आपको
इसको इस तरह से इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, चलिए एम्बुलेंस के वाहनों को इस तरह से उल्टा क्यों लिखा जाता है? जब यदि कोई व्यक्ति जो है दर्पण के सामने खड़े होकर के अपना बायां हाथ उठाए तो उसे प्रतिबिंब में दाहिना उठाए दिखाई देता है, इसलिए एम्बुलेंस को जो वाहनों को जो है आपको उल्टा लिखा जाता है। अन्य वाहनों को चालकों को दर्पण में देखने के में सीधा उसको देख सके। जब भी देखते होंगे एम्बुलेंस आपको उल्टा दिखाई देता है, क्योंकि पीछे वाला या आगे वाला जो है जब दर्पण साइड मिरर में देखे मिरर में तो उसको सही दिखाई दे एम्बुलेंस। चलिए सिर्फ जो है दर्पण को थीटा डिग्री कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित को जो है किरण जो है 2 थीटा से घूम जाती है, यानी उसका डबल हो जाता है। याद रखिएगा ये सारी चीज़ें। जब अगर विषम राशि है तो उसको 360 अपॉन थीटा के रूप में जानते हैं। अगर सम संख्या हो तो प्रतिबिंबों की संख्या जो दिखा जाता है, वो इससे संबंधित अभी ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा भी गया कि आपका 30 डिग्री दिया है थीटा की वैल्यू, तो बताइए कि उसमें कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो 30 डिग्री आपका सम संख्या है, तो सम संख्या आपको 360 डिवाइडेड बाई 3, पहले तो आपको 30 करना है और -1 करना है, तो ये आपका कट जाएगा 12 से, आप -1 कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा, -1 करने पर आपका 11 आ जाएगा 30 डिग्री। मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में, ये क्वेश्चन आ चुका है आपको रिसेंटली। चलिए कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, दांत जो है आपका अवतल दर्पण का जो है उपयोग कहाँ है इसको देख लीजिएगा। बहुत जिसे आपका दांत या कान के जो है बड़े फिर से बता देते हैं आपको। इसका समतल दर्पण के उपयोग और उपयोग जरूरी है, एप्लीकेशन जरूरी देख लीजिएगा। समतल दर्पण जो उपयोग जो है बस आईना, बहुदर्शी या परिदर्शी इत्यादि बनाने में किया जाता है। गोलीय दर्पण में वो दर्पण जिसकी परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग हो। आपका यह दर्पण गोलाकार सतह से निर्मित होता है। कांच के टुकड़े ये एक सिल्वर के लेपन करके निर्मित होता है। उत्तल दर्पण में आपका यह गोलीय दर्पण जिसकी बाह्य उभरी हुई हो, उत्तल दर्पण आपको कहलाता है। बाह्य जो आपका उत्तल दर्पण में क्या होता है, एक बाह्य आपका उभरी हो, बाई की ओर जो है उभरी हो, इसके आंतरिक जो है सतह से लेपित होती है और यह अनंत से आपका आने वाली किरणों को फैलाता हुआ इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। अपसारी उस उत्तल दर्पण। अवतल में आपका वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर झुका होता है, और अवतल दर्पण होता है इसे बाहरी आपका बाहरी लेपित किया जाता है। अवतल दर्पण आपको बाहरी लेपित, ये अवतल है, उत्तल है, आपको इस तरह से याद रखिएगा। अवतल दर्पण का उपयोग क्या है, तो आपको चिकित्सा द्वारा रोगियों के कान, नाक, आँख यानी ENT जिसको कहते हैं, इसको जांच के लिए यूज होता है। सर्च लाइट और टॉर्च या वाहनों की हेडलाइट से या सोलर कुकर सेविंग दर्पणों में किया जाता है। परावर्तक दूरबीन आदि में अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। गोलीय दर्पण से संबंधित आपकी परिभाषा है, डेफिनेशन रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। दर्पण का ध्रुव आपको पोल ऑफ मिरर आपको गोलीय दर्पण का परावर्तक तल का मध्य होता है बिंदु। दर्पण का ध्रुव आपका P कहलाता है। दर्पण का बिंदु आपका जो P कहलाता है। वक्रता केंद्र, वक्रता सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका गोलीय दर्पण को जो खोखले गोले का भाग होता है उसे उसके केंद्र का दर्पण या वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण से किसी बिंदु को वक्रता केंद्र C से मिलाने पर वाली रेखा दर्पण के उस बिंदु पर अविलंब के रूप में होती है। वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यह दर्पण पर स्थित किसी बिंदु या वक्रता केंद्र के मध्य की दूरी के बराबर होती है। वक्रता की त्रिज्या आपका R बराबर CP होता है। इस तरह से फोकस हो गया, फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या आप R के रूप में जानते हैं। ये याद रखिएगा, ये पॉइंट्स है, इससे संबंधित जो है क्वेश्चन आता है और इस पर क्वेश्चन आ भी चुकी है, तो इसको याद रखिएगा पॉइंटर्स को। जैसे उत्तल दर्पण में सिर्फ एक ही चीज़ है, उत्तल दर्पण अनंत से आ रही तो F4 बनेगी और दर्पण के पीछे बनती है। अत्यधिक छोटा होता है बिंदु में आपका बिंदु के समान इसका बनता है और आभासी और सीधा होता है। आभासी यानी कि काल्पनिक इमेजिनरी। अनंत पर अगर P पर रहे तो आपका P और आपका F के बीच में बनेगा, छोटा बनता है, आभासी और सीधा बनता है। और P पर रहे तो आपका F4 बनेगा, वस्तु के बराबर बनता है, आभासी सीधा। अवतल दर्पण के 6 प्रकार होंगे, यानी 6 टाइप्स होंगे। अवतल दर्पण के आपको जो है अनंत से आएगा तो F4 बनेगा, अत्यधिक आपको छोटा होगा, बिंदु के साइज के जैसा होता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। ये ज़्यादातर वास्तविक बनता है, लास्ट वाला चिन्ह आपको आभासी बनेगा। C पर रहे तो आपका F और C के बीच में बनेगा, छोटा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनेगा। F और C के बीच में मध्य रहे तो C पर बनेगा,
और इतनी विवर्तिक रहता है, बड़ा रहता है, वास्तविक और उल्टा रहेगा। एफ पर है तो अनंत पर बनेगा, अत्यधिक आपका विवर्तित रहेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। एफ और पी और एफ के बीच में दर्पण के पीछे होता है, विवर्तिक बड़ा होता है, आभासी और तथा सीधा होता है। दर्पण सूत्र होता है एफ का 1/f = 1/v + 1/u के रूप में इसको जानते हैं। चलिए नेक्स्ट है मैग्निफिकेशन, जिसको कहते हैं रेखीय आवर्धन। आवर्धन याद रखिए प्रतिबिंब की लंबाई अपन वस्तु की लंबाई ओरिजिनल जिसको कहते हैं। ये देखते हैं गोली दर्पण के चित्र आपका साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो ऊंचाई के लिए आपको ऊपर अगर जा रहे हैं ऊपर की ओर तो प्लस होगा, नीचे की ओर दाईं ओर जाएंगे प्लस होगा, नीचे की ओर जाएंगे तो माइनस होगा, बाईं ओर अगर रहेगा तो निगेटिव। ये ऑलरेडी आप लोगों जानते होंगे इसको, निगेटिव पॉजिटिव, ऊपर प्लस नीचे निगेटिव, इस तरह से यही है सेम चीज़ें। लेंस के लिए जानेंगे तो एक या अधिक गोली पृष्ठ युक्त वह पारदर्शी माध्यम जिसका एक भाग वक्रित होता है उसको लेंस कहते हैं। लेंस के प्रकार है उत्तल लेंस आपका, वे लेंस जो बीच में से मोटे या किनारे पर से पतले होते हैं उन्हें उत्तल लेंस कहते हैं। ये लेंस अनंत से आने वाले किरणों को अभिसारित करते हैं, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। अवतल लेंस वाले जो बीच में से पतले या किनारे पर से मोटे होते हैं उन्हें अवतल लेंस कहते हैं। ये लेंस अनंत से आने वाले किरणों को एक दूसरे से दूर आपको विस्थापित करते हैं, ये अपसारी लेंस भी कहलाता है। लेंसों का प्रयोग होता है उत्तल लेंस सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, फोटो कैमरा, फिल्म प्रोजेक्टर आदि में प्रयुक्त होता है। अवतल लेंस गैलीलियो के दूरदर्शी में प्रयुक्त दोनों प्रकार के लेंसों का प्रयोग जो है दृष्टि दोष निवारण करते हैं। लेंसों से संबंधित आपका महत्वपूर्ण तथ्य आपका मुख्य अच्छे आपका लेंसों के दोनों वक्रता केंद्रों से होकर जाने वाली रेखा लेंस का मुख्य अच्छे कहलाती है। प्रकाशीय केंद्र आपका जो है लेंस का प्रकाशित आपका केंद्र आपको इस तरह से जानेंगे, जो इंपॉर्टेंट है उसको बताते हैं सॉरी। ये सेम चीज़ है, उत्तल में अवतल का उल्टा रहेगा, इसमें अवतल का उल्टा रहेगा। चलिए ये आपका लेंस की क्षमता 1/f के रूप में जानते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन आ चुका है भी ग्रुप डी में, इसको ये देख के जाइएगा। यहाँ पर पूछा गया था लेंस की क्षमता किससे मापा जाता है, डायप्टर से। और आपके अगर 1 सेंटीमीटर है या फिर 1 डायप्टर है तो उसका वैल्यू कितना होगा, तो उल्टा कर देंगे 1 सेंटीमीटर के रूप में जानेंगे। इसको अवतल से डिनोट करते हैं, डायप्टर इसका मात्रक है। अवतल लेंस की क्षमता जो है ऋणात्मक और उत्तल लेंस की क्षमता पॉजिटिव होगी। तो उत्तल याद रखिएगा, छोटा वाला पॉजिटिव होगा, बड़ा वाला नेगेटिव रहेगा। आवर्धन और जिसको कहते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई अपन वस्तु की ऊंचाई को आवर्धन करते हैं, मैंने बताया ऑलरेडी। चलिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इसको देख लीजिएगा। जरा दृष्टि उत्तल में हो जाता है, जरा दृष्टि इसको कहते हैं, दूरदृष्टि हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। इस पे आपको जो है 25 सेंटीमीटर से वस्तु को स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, रेटिना पर फोकस दूर रहता है। दृष्टि दोष आपका है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लीजिएगा अच्छे से उपचार के लिए ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है तरंगति वेव मोशन, इसके टाइप्स गामा। चलिए साउंड 320 आपका है, 332 का है। चलिए वीडियो लंबा हो गया, इसको यहीं पर बाइंड अप करते हैं। फिजिक्स ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट हो गया, जो इंपॉर्टेंट है मैं वही बता रहा हूँ। अदरवाइज इसको हम एक एक लाइन पढ़ना शुरू करेंगे तो ये काफ़ी समय ले लेगा, घंटों या 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटा ले लेगा। बट आपको सिर्फ वही जानना है जो आपको एग्जामिनेशन में आ रही है। लास्ट मोमेंट में ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको जरूर देख के जाइएगा एक बार। जैसे आपका परमाणु विखंडन की खोज किसने किया था, ऑटमन और एस्ट्रोमन किया परमाणु बम का, और रॉबर्ट और ऑटमन और ने किया था। सापेक्षता आपका अपेक्षितता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था। E = mc²। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक ने। रमन प्रभाव का सीवी रमन 1930 में इनको रमन नोबेल पुरस्कार भी मिला है। परमाणु संरचना आपका नील्स बोर आपका रदरफोर्ड हो गया। रेडियो एक्टिविटी हेनरी बेक्वेरेल हो गया। और कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी या रेडियम आपका पेयर है और मैडम क्यूरी होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण आपका माइकल फैराडे 1831 होता है। प्लावकता तैरने के नियम आपका रीच होता है। नाभिकीय रिएक्टर परमाणु संयंत्र आपका एंड्रियो को फर्मी होता है 1942 में। विद्युत अपघटन के नियम का फैराडे हो गया। बेतार का वायरस लेसा को मार्कोनी आपका 1896 में। पॉजिट्रॉन आपका एंडरसन ने। मैसोन आपका जो है H युकावा में। फिल्म फोटोग्राफी आपको फोटोग्राफी जॉन राव कार्बेट होता है 1888 में।
और डायोड वाला आपका JL फ्लेमिंग का होता है। डायोड वाला आपका LD आपका फॉरेस्ट के रूप में। ट्रांजिस्टर आपका सोल के आपका वर्डलिन होता है। टेप रिकॉर्डर आपका होता है पॉली पोजिशन में। इस्पात आपका हेनरी बेसी और आपका 1855 में। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी आपका EM नॉल आपका ये रसकार में। पनडुब्बी आपका उसमें। इस तरह से जो इम्पोर्टेंट है आप इसको देख लीजिएगा, ये पूरा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ये भी देख लीजिएगा। लास्ट का 2 पेज है, इसको जरूर देख के जाइएगा लास्ट मोमेंट में। एक दिन अगर 2 दिन बचा है तो इसको देख लीजिएगा। मैथ्स के फॉर्मूला कुछ याद कर लीजिए। फिर केमिस्ट्री आपका इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। बायोलॉजी को मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट करा दिया है। सेल से क्वेश्चन आ रहा है। रिप्रोडक्शन हम आने वाले वीडियो में करवाएंगे, रिप्रोडक्शन आपको करवाएंगे, ये देख सकते हैं। साइंस में आपके 20 से 22 क्वेश्चन आराम से बनेंगे। आप बस रिवाइज कीजिए इसको और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। जो PYQ है जो ऑलरेडी है बस उसी को देख के जाइए, और ज़्यादा कुछ इससे संबंधित क्वेश्चन आया है। 2n² से संबंधित क्वेश्चन आ रहा है। चलिए, इसको विस्तार से मैंने कंप्लीट करवाया है प्रीवियस वीडियो में। पीरियोडिक टेबल से अभी तक क्वेश्चन नहीं आया हालांकि, लेकिन क्वेश्चन बन सकता है। क्या चीज़ है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, क्रिप्टन, सीजियम। एटलीस्ट 20 तक याद रहना चाहिए विद एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर के साथ, ये याद रखिएगा। विद्युत ऋणात्मकता इसमें बढ़ेगी, इधर इधर परमाणु त्रिज्या अगर घटती है। और ये आपका इलेक्ट्रॉन आपका एंथैल्पी में होता है, आयनन ऊर्जा बढ़ेगी। और आपका धात्विक होता है, धात्विक ऊर्जा होता है, परमाणु त्रिज्या, ये सारी। चलिए, ये फॉर्मूला मैंने बहुत विस्तार से मैंने कंप्लीट करवाया, ये सारी चीज़ें पूरा केमिस्ट्री कंप्लीट करा दिया गया है। ये फ्लोरीन का याद रखिएगा। C16 का कार्बन आपका 16 का उपयोग होता है, कैंसर के लिए उपयोग है, इसमें करते हैं। मैथ रीजनिंग बहुत ईजी आ रहा है, आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपका गलत ना हो। बाकी करंट अफेयर्स और साइंस, बस इतना ही पोर्शन है। ये परिवर्तन, ये याद रखिएगा, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, ये लास्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेगा, हर एक शिफ्ट में आपको देखने को मिलता है। ये आपको ज्योग्राफी, सिर्फ आपको बायोलॉजी स्टार्ट हो गया यहाँ से। लेमार्क और बाद आपको फॉर्जेस आपका है, टोटल मैंने कंप्लीट करवा चुके हैं इसको एक बार देख लीजिएगा। और एक दिन पहले जब भी एग्जामिनेशन आपका होगा तो कोशिश कीजिएगा पूरी तरह से नींद ले करके, प्रॉपर नींद लीजिए और रिलैक्स होकर के जाइए। कुछ भी ले जाने की ज़रूरत नहीं, एडमिट कार्ड ले जाइए, बस एडमिट कार्ड ले जाइए और आपका एक आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड या पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस और एक फ़ोटो बस लेके चले जाइए। कोई पेन पेंसिल ले जाने की ज़रूरत नहीं, कोई भी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया या फिर फ़ोन ले जाने की ज़रूरत नहीं, कोई भी अंगूठी, कान वाले या फिर कुछ भी ज्वेलरी पहन के जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल जाइए, एग्जामिनेशन दीजिए। 1.5 घंटे की एग्जामिनेशन है, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करना है। अगर आप 90 मिनट में 90 क्वेश्चन भी सही सही करके आ जाते हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है इधर उधर भटकने की। बस 90 का टारगेट रखिए, 100 में से 90 करें विद 90% एक्यूरेसी के साथ। अगर आपका 80-81 सही भी होता है, 9-10 गलत भी होता है तो भी कोई आपको नुकसान नहीं होने वाली है। ये सारे याद रखिएगा। मानव शरीर की बहुत ये सारी चीज़, जैसे मानव की सबसे बड़ी हड्डी फीमर हो गया, सबसे छोटी है स्टेपिस हो गया, कान की हड्डी जिसको कहते हैं, सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर हो गया, सबसे बड़े अंतःस्रावी ग्रंथि जिसको कहते हैं थायराइड ग्रंथि हो गया, सबसे बड़ी आपकी कोशिकाओं का न्यूरॉन हो गया, सबसे बड़ी धमनी हो गया, आपका एब्डोमिनल आपका जो है सबसे बड़ा सिरा होता है जिसको इन्फेरियर वेना कोवा कहता है, वेना कोवा। सबसे लंबी तंत्रिका आपका सियाटिक होता है, सबसे बड़ी पेशी आपका ग्लूटिस आपका मैक्सिमम होता है, सबसे छोटी पेशी आपका स्टेपिस होता है, और सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण होता है मोनोसाइट के रूप में जानते हैं। सबसे अधिक
आपका रुधिर क्षमता आपका लीवर कोशिका होता है। सबसे कम आपका पुनरुत्थान क्षमता आपका मस्तिष्क कोशिका होता है। सबसे बड़ा आपका अंग त्वचा होता है। सबसे व्यस्त अंग आपका हृदय आपका होता है। सबसे पतली त्वचा आपका कंजंक्टिवा होता है। आपका कंजंक्टिवा होता है। संपूर्ण शरीर में रक्त का आयतन आपका 5 से 6 लीटर होता है। सामान्य रक्त आपका जो है समान रक्तचाप का 120 मैक्सिमम होता है और 80 मिनिमम होता है। अगर 120 से ज़्यादा आ गया तो उसको हाई बीपी जिसको कहते हैं, और 180 से कम आता है इसको लो बीपी के रूप में जानते हैं। लाल रक्त कणों यानी आरबीसी की संख्या आपका जो होता है 5 से 5.5 मिलियन आपका क्यूबिक एम के रूप में जानते हैं। महिलाओं के लिए होता है 4 से 4.5 लीटर के रूप में जानते हैं। जेंट्स का यानी कि मेल का, पुरुषों से महिलाओं के जो है 1 लीटर का लगभग डिफरेंस आता है। लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल 120 होता है, ये क्वेश्चन आ चुका है। डब्ल्यूबीसी का जो है काउंट होता है ये लगभग 5000 से 10,000 क्यूबिक एम में होता है, और इसका जीवन काल बहुत कम होता है, 2 से 5 दिन का होता है। डीएलसी डिफरेंशियल लिकोसाइट काउंट होता है। बेसोफिल्स आपका 0.5 से 1 आपका परसेंट होता है। इसियोनोफिल्स आपका 1 से 3% होता है। मोनोसाइट आपका 3 से 8% होता है। न्यूट्रोफिल्स आपका 40 से 70%, आपका लिम्फोसाइट आपका 20 से 25%। रक्त प्लेटलेट्स काउंट आपका होता है 2 लाख से 4 लाख प्रति क्यूबिक एम होता है। हीमोग्लोबिन का परसेंटेज आपका पुरुष में आपका 1416 ग्राम पर 100 आपका सीसी रक्त होता है। महिलाओं में 12 से 14 आपका ग्राम पर 100 सीसी होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर इसको कहते हैं। सर्वदाता आपका जो है समूह रक्त होता है, और सब रक्त जो है सर्वग्राही सबसे लेने वाला एबी होता है। मानव शरीर जो होता है तापक्रम उसका 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, या 37 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। श्वसन दर जो होता है 16 से 18 मिनट प्रति होता है। रिसेंटली क्वेश्चन आ भी चुका है कि श्वसन दर 1 मिनट में कितना होता है, तो 16 से 18 कहेंगे, 16 से 20 रहता है। दंत जो है वयस्क मनुष्य का जो इसका सूत्र याद रखने के लिए ये 2123 213 याद रखिएगा। 213 यानी 21 23 डिवाइडेड बाई 21 23 गुणे 2 होता है, तो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 2 आपका 32 आ जाएगा। बच्चे में 212 अपना 212 इसके करेंगे इंटू 2, यहाँ पर थोड़ा फॉर्मूला। मस्तिष्क का भार होता है 1400, कहीं कहीं 1350 भी ग्राम रहता है, तो इस तरह से ये इम्पोर्टेंट है। मूत्र का होता है पीएच 6 होता है। रक्त का 7.4 होता है। पेंटिक जूस का आता है 7.5, और शरीर में कुछ अस्थियों का संख्या 206 होता है। कुल अस्थियों यानी हड्डियों की संख्या, पेशियों की संख्या 639 होता है। 639 याद रखिएगा, 639 याद रखने के लिए 639 कहता है। 6 + 3 कहता है 9 होता है, 639। शरीर में कुल भार में कुल जल का प्रतिशत लगभग 65% होता है, 60 से 65%। लार का जो है पीएच 6.8 होता है। विटामिन का खोज करता है फंक है। विटामिन ए का मैकुलन है, बी का भी मैकुलन है, डी का हॉपकिंस है, एंटीजन लैंडस्टीनर है, डायबिटीज का वेरियल है, बैक्टीरिया ल्यूमेनहॉक है, प्रथम प्रकनली शिशु आपका एडवर्ट आपका स्टेटो है, और मलेरिया के लिए रोवांट्स रोस है। बैक्टीरिया ल्यूमेनहॉक हो गया, पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो गया, प्राकृतिक पुनर्वाद आपका चार्ल्स डार्विन हो गया, चेचक का टीका आपका एडवर्ड जेनर है, रेबिज रोधी आपका टीका आपका लुईस पास्चर, डीएनए आपका जेम्स वाटसन और क्रिक है, जंपिंग जीन आपका बारबार आपका होता है, रक्त आपका परिवर्तन कार्ल लैंडस्टीनर है, टीबी बैक्टीरियल के लिए रॉबर्ट कोच हो गया, गर्भ निरोध के लिए पिनक्स के ये खोज करता है सारे। चलिए डॉग में दांतों की संख्या कितने 42 है, याद रखिए। रैबिट में 28 है, हॉर्स में 44 होते हैं। चलिए जीवन काल जो है लाइफ सबसे अधिक किसका होता है, तो क्रोकोडाइल का लगभग लाइफ स्पेन ईयर में है 56 साल, जिसको मगरमच्छ जिसको कहते हैं। क्रोकोडाइल आपका 56 साल का होता है जिसका जीवन काल होता है। कैमल का 30 साल, कैट का 21 साल होता है, कोबरा यानी कोबरा सांप का 28, गाय का 16 साल, कुत्ता का 12 से 16 साल, एलिफेंट का जीवन काल होता है एवरेज आपका 57, मेढक 5 से 15, जिराफ का आपका 33 साल होता है, गोट यानी बकरी के लिए 18 साल, मगर चमगादड़ जिसको कहते हैं 2 साल होता है, हॉर्स घोड़ा आपका 25 से 30 साल रहता है, आपका पीजियन है कबूतर आपका 10 साल का, शेर 29 साल, और मंकी है 25 साल, ह्यूमन आपका 60 साल एवरेज लाइफ इसका बताया जा रहा है। लोग हालांकि 100 साल या फिर कई लोग कम भी चले जाते हैं। ब्लू व्हेल आपका 40 साल होता है।
मॉस्किटो जो है नंबर ऑफ क्रोमोजोम पाए जाते हैं, जैसे क्वेश्चन आता है। मॉस्किटो मच्छर में आपका 22 क्रोमोजोम होता है, हाउस फ्लाई में आपका 6 होता है, बी में आपका 16 या 32 होता है, फ्रॉग में 26 होता है, रैबिट खरगोश में 44 होता है, कैट में आपका 38 होता है, ह्यूमन में 23 जोड़े पाए जाते हैं। सभी का ये जोड़ा पाया गया, ठीक है, कोई भी ये देख सकते हैं ऑड नंबर नहीं है, सभी इवन है। कुत्ता में और 78 देख सकते हैं कितना ज़्यादा 78 है। पी में यानी कि मटर में आपका 14 पाया जाता है, प्याज में 16, टमाटो में 24, लेमन में 18 36 होता है, पोटैटो में 48 और बीट में आपका 42 होता है, कबूतर में आपका 80 सबसे ज़्यादा आपका कबूतर में पाया जाता है, फिर कुत्ते में 78 में, और यहाँ आपको घोड़ा में 64 होता है। प्रोपोर्शन ऑफ एडिशन ऑफ सब्सटेंस इन कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर की बनावट में विभिन्न पदार्थों का अनुपात, यानी वाटर का है मानव शरीर में 63% होता है, प्रोटीन आपका 17% होता है, फैट आपका 12% होता है, मोटापा जिसको कहते हैं, मिनरल और विटामिन होता है, खनिज 7% और कार्बोहाइड्रेट 1% होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, लार्जेस्ट मैमल सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है, तो ब्लू व्हेल जिसको कहते हैं नीली व्हेल है। लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल सबसे बड़ा स्थलीय आपका झील होता है, अफ्रीकन एलिफेंट होता है। लार्जेस्ट लिविंग रेप्टाइल होता है टर्टाइल। सबसे बड़ा आपका जीवित पक्षी है आपका जो कौन है, तो ऑस्ट्रेज यानी शुतुरमुर्ग होता है, और इसी का अंडा सबसे बड़ा होता है। और लार्जेस्ट लिविंग स्नेक होता है, सबसे बड़ा आपका जीवित सांप होता है जिसको अजगर के रूप में जानते हैं। लार्जेस्ट पी एपे यानी सबसे बड़ा आपका पी जो होता है गोरिल्ला होता है, यानी इंटेलिजेंस एपे जो होता है बुद्धिमान का पूर्ण आपका चिंपैंजी होता है, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होता है। सबसे छोटा आपका जो होता है गिब्बन होता है। स्मॉलेस्ट फ्लाइट बर्ड्स होता है, सबसे छोटा उड़ान पक्षी जो होगा कीवी जिसको कहते हैं, हालांकि कीवी जो है एक संकेत भी है, ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी को कहते हैं कीवी। लार्जेस्ट फ्रॉग सबसे बड़ा मेंढक आपका राना होता है, राना गोल्थिन। लार्जेस्ट सबसे बड़ा मोलस्क आपका सी स्क्विड होता है। स्मॉलेस्ट बर्ड सबसे आपका छोटा पक्षी जो होता है हमिंग बर्ड होता है। और अर्लीस्ट ने सबसे फेमनेस होता है पेलिनिडा के रूप में होता है। फास्टेस्ट रनिंग एनिमल होता है, सबसे तेज दौड़ने वाले प्राणी आपका पैंथर होता है, चीता जिसको कहते हैं। सबसे तेज दौड़ने वाले प्राणी आपका जिसको कहते हैं स्पाइन टेस्ट होता है। सबसे छोटा स्तनी होता है जिराफ का, सबसे छोटा सबसे ऊंचा स्तनी जिराफ। सबसे बड़ा आपका वायरस होता है जिसको पॉक्स वायरस कहते हैं। लार्जेस्ट ग्लैंड सबसे बड़ी ग्रंथि आपका लीवर है। सबसे बड़ी आपका अस्थि आपका फीमर होता है, अस्थि जिसको हड्डी कहते हैं। ये देख सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। एस्ट्रोलॉजी मानव जीवन का नक्षत्रों को अध्ययन करते हैं, ये टोटली याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। लास्ट मोमेंट में ये आपको कंप्लीट हो जाएगा विज्ञान पूरा। चलिए इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। बाकी विस्तार से बताएंगे पूरे वीडियो।